है। तो वैसे लोग जो थोड़ा बैलेंस शीट में पीछे रह रहे हैं, वो अगर फॉर्मेट बना दे, ट्रेडिंग अकाउंट को बना ले, ट्रेडिंग अकाउंट आसान होता है, पीएल का सिर्फ फॉर्मेट बनाए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाए, तो आप श्योर रहें कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे बुक कीपिंग में। तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले बेसिक जो है फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। ये बहुत बड़ा बेसिक चीज है हमारा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड का सबसे पुराना और आसान तरीका है। इस प्रणाली में क्या होता है कि सिर्फ एक पक्ष को हम लोग दर्ज करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये प्रणाली अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। हाँ, कोई छोटे मोटे व्यापारी हैं या वो सब इसको यूज़ करते हैं, या जो चैरिटी वाले हैं वो सब इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको वित्तीय इंफॉर्मेशन देने में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसमें इस सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत मुख्य रूप से आप पर्सनल अकाउंट ही खोल सकते हैं, नॉमिनल और रियल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। पर्सनल अकाउंट जैसा आप लोग जानते ही होंगे, पर्सनल अकाउंट वैसा अकाउंट हुआ जो किसी व्यक्ति विशेष का हुआ। तो आप जबकि नॉमिनल और रियल अकाउंट हो गया, जैसे संपत्ति का, कैश का, ये सब जो आता है। नॉमिनल हुआ आय व्यय का अकाउंट। तो आप अगर आप सिंगल एंट्री को फॉलो करके अपना खाता बही को ये कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसमें आप सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही देख पाएंगे। और पर्सनल सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है कि आप ना इससे आप पीएल अकाउंट बना सकते हैं, ना ट्रायल, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो पीएल अकाउंट भी आप इससे नहीं बना पाएंगे। तो ये, और सबसे इसकी चीज क्या है कि इसको कानूनी मान्यता नहीं है। अगर कहीं कोई लीगल डिस्प्यूट्स आ जाता है तो आप अपने जहां पे इस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट्स के रूप में कोर्ट मान्यता भी नहीं देता है। तो जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम यही है, इसमें सिर्फ हम एक ही पक्ष का एंट्री करते हैं, सिर्फ एक पक्ष। तो ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ। ये अब आते हैं, हम लोग समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम अभी बहुत जगह, हर जगह यूज होता है। हमारे रेल में भी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता है वो सिंगल एंट्री को फॉलो करता है, जबकि जो हमारा कॉमर्शियल अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। तो आप जानते हैं कि रेल हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग को भी फॉलो करता है और कॉमर्शियल अकाउंटिंग को भी फॉलो करता है। आप कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैसे, क्योंकि ये भी एक फाइनेंस की तरह या डिफेंस की तरह ये है, मतलब ये भी एक संस्थान है, सरकारी संस्थान। लेकिन कॉमर्शियल इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्शन भी करता है। हम लोग यातायात का प्रोडक्शन करते हैं, हमारा प्रोडक्शन यूनिट भी है, वो भी एक तरह का प्रोडक्शन है। तो हमारी मजबूरी है कि हम दोनों तरह के एंट्री को यूज करें। तो आगे हम लोग पढ़ सकते हैं कि भाई और इस विषय में कि भाई सिंगल एंट्री और गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कॉमर्शियल अकाउंटिंग को कैसे लिंकअप करते हैं। तो खैर वो इसमें नहीं है अभी, क्योंकि हमको बुक कीपिंग दिया गया है पढ़ाने के लिए। तो चलिए हम लोग आते हैं कि बुक कीपिंग के विषय में डबल एंट्री सिस्टम की चर्चा कर लेते हैं। ऊपर ही हाँ, तो डबल एंट्री सिस्टम एक अत्यंत सुव्यवस्थित तथा वैधानिक होने के कारण ये सभी प्रणालियों में सबसे बेहतर माना जाता है। जैसे इसका नाम से है डबल एंट्री सिस्टम, कि प्रत्येक लेन देन के लिए दो खाते खोलने पड़ते हैं। एक होगा आपका प्राप्तकर्ता का तथा दूसरा होगा लेनदार का। प्राप्तकर्ता का खाता जो रिसीव करेगा, जो प्राप्तकर्ता है रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट में लिखते हैं, तथा जो देनदार है जो दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट में करते हैं। तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एक ही सौदे को हम दो बार एंट्री करें। हम दो बार एंट्री करेंगे, लेकिन वो दो बार एंट्री होगा, अलग अलग पक्षों को हम एंट्री इसमें करें। और इसमें एक फायदा क्या है कि इसमें आप पर्सनल अकाउंट को भी कर सकते हैं, रियल अकाउंट को भी, तथा नॉमिनल अकाउंट, इन सब से संबंधित खाते खोले जा सकते हैं। और इसके साथ आप ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सुव्यवस्थित प्रणाली है और इससे गलती होने की संभावना कम रहती है। अब जैसे सिंगल एंट्री में मान लीजिए किसी का हमने लेन देन किया और मान लीजिए गलती से वो 900 रुपया था उसका लेन देन में, ट्रांजेक्शन में अमाउंट, और हमारे लिखने के कारण या 100 रुपया लिख दिया, तो उस गलती को हम पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बेसिक में 100 रुपया लिखा हुआ है। लेकिन डबल एंट्री में क्या है कि एक हेड को अगर हम गलती हो गई भी, हमारे मान 900 को हम 100 लिख दिए हैं, तो एक जगह गलती हो सकती है, दूसरी जगह गलती नहीं होगी। तो इससे हम कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि नहीं ये एरर है। तो हम कह सकते हैं कि इससे आप एक तरह की गलती को भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो डबल एंट्री सिस्टम की ये खासियत है। तो हम लोगों ने जैसा अभी डिस्कस किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, आप लोग सब जानते हैं, नो डाउट सब पढ़े हैं, सब अच्छे जानते हैं, हमसे बेहतर भी कुछ जानते हैं। तो अब हम आते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई आप इसमें डिफरेंसेस लिखिए, तो आप अगर अभी जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम का जो मैं डिफिनेशन लिख बताया, डबल एंट्री का सिस्टम का जो डिफिनेशन बताया, अगर आप ये जस्ट लिखेंगे, नो डाउट ये शॉर्ट नोट्स के रूप में बढ़िया है, लेकिन डिफरेंस में कोशिश करें हम लोग कि अलग अलग आइटम वाइज कंपेयर करते हुए हम लिखें, ताकि स्कोरिंग हमको कम से कम एग्जामिनर 3 देना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पास करना है, मास्टरेट नहीं। तो देन हम लोग इसी चीज को सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का हम लोग डिफरेंस पे चर्चा करते हैं। हाँ, तो आइए अब हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में अगर हमें डिफरेंस आ गया, पूछ दिया एग्जाम में, नोट्स नहीं पूछा, हमसे डिफरेंस ही पूछ दिया कि भाई क्या है, तो हम लोग अगर डबल एंट्री सिस्टम में लिखते हैं कि भाई डबल एंट्री सिस्टम जैसा भी हम लोग चर्चा किए कि इसमें पर्सनल, रियल तथा नॉमिनल तीनों अकाउंट खोल सकते हैं, जबकि हम लोग सिंगल एंट्री में सिर्फ पर्सनल अकाउंट खोल सकते हैं। अब एक पॉइंट हमारा बन गया। दूसरा पॉइंट है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग दोनों साइड का यूज करते हैं, दोनों पार्टी का, दोनों पक्ष का यूज करते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री में सिर्फ एक पक्ष का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया डिस्टिंग्विश करने के लिए। तीसरा होगा, हम ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन हम सिंगल एंट्री में ट्रायल बैलेंस का निर्माण नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आया हमारा कि हम इससे बैलेंस शीट को भी निर्माण कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में जब हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो बैलेंस शीट भी नहीं बनेगा हमारा। पांचवा पॉइंट हमने जैसा करते पहले चर्चा किया अभी आपके साथ नोट्स में कि भाई इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, डबल एंट्री सिस्टम को कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। और छठा पॉइंट है, ये लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति है, ये एक बेस्ट मेथड है, इसमें आप अपने गलती को या आप अपने किसी भी तरह की चूक को इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई भी, और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये किसी नियम या सिद्धांतों का अधिक पालन नहीं कर सकता है। सातवां पॉइंट के रूप में हम ये लिख सकते हैं, यह प्रणाली के आधार पर छोटे बड़े सभी व्यवसायों का लेखा रखा जाना संभव है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में बड़े व्यवसायों का लेखा अपनाना मुश्किल है, ये उचित नहीं होता है इसमें। तो ये है 7 पॉइंट। अगर इसमें से आप 5 पॉइंट लिख देंगे तो कम से कम 3, और ये सब क्लास के बाद हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, आपको ग्रुप महेश जी के थ्रू आपको मिल जाएगा, ताकि आप, अगर आपके पास इससे बेहतर लिखा हुआ है नो डाउट, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ पॉइंट आपको यूटिलाइज आ सकता है, देन आप उसको यूज करें। तो ये हम लोगों ने पहले सिंगल एंट्री पढ़ा, डबल एंट्री पढ़ा, और अब उसके डिफरेंसेस को पढ़ा। अब आते हैं थोड़ा हम लोग जर्नल और लेजर के विषय में समझते हैं। चलिए, जर्नल के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भाई जर्नल क्या है। तो जर्नल को हम लोग सहायक बुक के रूप में मानते हैं। इसमें हम लोग जनरली वाउचर वगैरह के साथ, जो भी वाउचर्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके वाउचर के आधार पे हम जर्नल में एंट्री करते हैं, और इसमें हम लोग डेट वाइज एंट्री करते हैं कि भाई आज के डेट का वाउचर आया, आज का ये लेन देन हुआ, क्रम अनुसार हम इसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हम लोग एंट्री कर देते हैं, और इसी जर्नल के मदद से ही हम लोग लेजर में पोस्टिंग कर पाते हैं। तो जर्नल हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्राइमरी बुक के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम कोई भी एंट्री की शुरुआत जनरली हम लोग जर्नल से ही करते हैं। तो और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जर्नल क्या कह सकते हैं कि किसी भी संस्था का प्राथमिक या मूल पुस्तक है। जर्नल में भी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट की प्रविष्टियां साथ साथ करते हैं, जिसके कारण ये जो गलती होने की संभावना होता है कम होता है, और गलती का संभावना कम होगा तो जो व्यापारिक मतभेद होगा वो भी कम होगा, और उसमें निपटाने में भी हेल्प करेगा। जो हम लोग वाउचर से जो पोस्टिंग करते हैं जर्नल में, उसको हम लोग जर्नलाइजिंग करते हैं। यानी जर्नलाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में लिखा करते हैं। तो अब है कि भाई इसमें हम ये समझ लेते हैं कि भाई कौन सा हेड को, कौन सा पक्ष को डेबिट करना है और कौन सा पक्ष को क्रेडिट करना है। तो इसमें हम लोग हमेशा जो 3 अकाउंट है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट, उसके आधार पे किसी एक को आप बेस मान लेंगे, किसी एक को बेस मान लेंगे कि नहीं चलो भाई हम दोनों जो आइटम दिया हुआ है उसमें से एक बेस मान लिए।
अगर वो रियल अकाउंट है देन उसके आधार पे एक को अगर हम डेबिट कर देते तो ऑब्वियसली दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एक को कैच करके भी आप दूसरे को बना सकते हैं। और जनरल में हम लोग जैसा हम लोग चर्चा किए कि डेट वाइज और एंट्री करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। हम लोग डेट वाइज एंट्री कर लेते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं कि भाई ये कैपिटल अकाउंट का है, रियल अकाउंट का है, ऐसा करके हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं इसमें। और इससे है कि हमको मतलब कोई विशेष जानकारी है एट ए टाइम किसी अकाउंट का या किसी चीज़ का तुरंत नहीं मिल पाता है। कभी इसको हम लोग पॉइंट थोड़ा और बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि टीचर को लगे कि हाँ लड़का कुछ जानता है कि जर्नल का जो फॉर्मेट है वो कैसा है। तो मैंने बना रखा है, ये आपको भेज दूंगा। जनरली इसमें 5 कॉलम होता है। फर्स्ट कॉलम में हम लोग डेट लिखते हैं, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर आइटम विवरण लिखना है जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका भी ट्रांजेक्शन का है। फिर उसमें लेजर फोलियो नंबर आप लिखते हैं, क्योंकि इससे हम ट्रेजर ट्रांसफर करेंगे तो हमको पता होना चाहिए किस पेज में हम यहाँ से लेजर ट्रांसफर कर रहे हैं। और अमाउंट जो डेबिट या क्रेडिट है वो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हम लोग इसको भी पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि जनरल में हमारा 5 कॉलम होता है। अब आते हैं हम लोग लेजर के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि जर्नल से ही हम लोग लेजर में आते हैं, क्योंकि जर्नल में एंट्री करेंगे देन ये लेजर आएगा। तो लेजर हमारा एक तरह से कर सकते हैं कि प्रिंसिपल बुक है। इसमें व्यापार का लेन देन का विवरण होता है, लेकिन ये इसमें एक और खासियत है कि ये क्लासिफाइड होता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है कि नहीं ये कैपिटल अकाउंट का लिखा है, इसमें क्या कहा जाता है रियल अकाउंट का है, नॉमिनल। तो आप एक इससे आपको ये लेजर में ये आपको सहायता मिलेगी। और इसमें आप सभी एक टाइप का लेन देन एक निश्चित जगह पे आ जाएगा। तो आप उस चीज को मान लीजिए एक सारा कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन एक जगह लिख दिया तो आप कह दिए कि कैपिटल अकाउंट है। तो लेजर का ये एक सबसे बड़ा खासियत है कि आप इसको इस ढंग से ये कर सकते हैं। और आप किसी भी चीज की आपकी जानकारी उस संबंध में आपको तुरंत एक बार मिल जाएगा, जबकि ये आपको जर्नल से ये नहीं मिलेगा। और लेजर से हम लोग क्या कहते हैं अपने संपत्ति या अपने दायित्व यानी एसेट्स और लायबिलिटी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेजर के बिना आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते तथा फाइनल अकाउंट भी तैयार नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वाउचर से जो हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसको जनरलाइजिंग करते हैं। सिमिलरली जब लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं तो इसके क्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। तो जनरलाइजिंग और पोस्टिंग दो अलग अलग चीज है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, ताकि लिखेंगे तो हो सकता है कि टीचर को लगे कि नहीं स्टूडेंट कुछ कॉन्सेप्ट रखता है। तो पोस्टिंग जर्नल के लेखे को लेजर में स्थानांतरित करने की क्रिया है। सिमिलरली जैसे मैंने उसमें आपको बताया कि उसका फॉर्मेट किस ढंग से है, सिमिलरली लेजर का भी फॉर्मेट है, उसमें 5 कॉलम होता है, इसमें 8 कॉलम आपके होते हैं। तो वो कॉलम बना हुआ है आपका, वो कॉलम आपको वापस आपको मिल जाएगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने जर्नल और लेजर के विषय में चर्चा की, अब हम लोग सिमिलरली इसके डिफरेंस को चर्चा कर लेते हैं। जो पॉइंट आपको अभी नोट्स में मिला है सिमिलरली वही तरह का पॉइंट है, ताकि आप अगर इसको भी रट लें और एक बार उसको देख लें तो आप दिमाग में इतना रहे कि आप पॉइंट लिख दें। और कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखना चाहिए डिफरेंसेस में, ताकि आपको कम से कम स्कोर करे। और बुक कीपिंग पास करना बहुत आसान है अगर आप सारे पक्ष को ध्यान में रखेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट पे ध्यान रखेंगे, सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलिएशन पे ध्यान रखेंगे तो एक का एंट्री ऐसा हो सकता है कि अगर गड़बड़ होगी तो आपके लिए वो एग्जाम के दौरान बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। तो आप एक सब्स्टिट्यूट के रूप में मैं यही कहूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स और डिफरेंसेस पे पकड़ रखें। तो आइए हम लोग जर्नल और लेजर के डिफरेंसेस के विषय में हम लोग देखते हैं। तो जर्नल और लेजर का डिफरेंस करते हैं। तो जर्नल क्या है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, जर्नल लेखा का मूल या प्राइमरी पुस्तक है। इसमें सभी लेन देन के सबसे पहले प्रविष्टि की जाती है, तो ये हुआ जर्नल। अब सिमिलरली लेजर में आएंगे। तो लेजर में क्या है, लेजर में हम लोग जर्नल से पोस्टिंग करते हैं, इसलिए इसको लेजर की अंतिम प्रविष्टि के रूप में कहा जाता है। अब सेकेंड पॉइंट के रूप में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जैसा चर्चा किए कि इसमें तिथि के अनुसार क्रम के अनुसार लेखा किया जाता है, जबकि क्या कहा जाता है आपका लेजर में हम लोग क्लासिफाई करके चर्चा करते हैं कि भाई ये कैपिटल अकाउंट का है, ये रियल अकाउंट का है, जबकि जनरल में ये नहीं करते हैं। तो उसमें हम लोग तिथि के अनुसार और क्रम के अनुसार लेखांकन करते हैं, लेकिन इसमें क्लास के अनुसार लेखांकन करते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंसेस हो गया।
थर्ड डिफरेंस में आता है जैसा चर्चा की कि जर्नल में जो लेन देन की लिखा की प्रक्रिया है उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, और लेजर में लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। तो ये एकदम सिंपलर वर्ड में लिखा हुआ है 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट में आता है कि आप जर्नल की सहायता से फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि फाइनल अकाउंट का आपका 3 पार्ट, जनरली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपका अकाउंट आता है और एक पार्ट में स्टेटमेंट आता है। तो अकाउंट में आप जो ट्रेडिंग अकाउंट या आप पीएल अकाउंट बनाते हैं वो फाइनल अकाउंट के अकाउंट का पार्ट है, जबकि स्टेटमेंट का पार्ट आता है बैलेंस शीट। तो आप जो आपका ये है, आप इसके सहायता से आप फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन आप लेजर की सहायता से फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट आता है, इसे आधार मानकर ही लेजर बनाया जाता है, जबकि लेजर को आधार मानकर ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि लेजर ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एंट्री इसी के आधार पे देखते हैं और लास्ट में देखते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का जोड़ इक्वल आया कि नहीं आया। तो हमारा आधार है लेजर उसका, और ट्रायल बैलेंस आधार होता है बनता है लेजर का। अब आइए, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि जर्नल में हम लोग लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं ताकि ये पता चल जाए, मुझे जर्नल देख सके हाँ भाई हमारा किस लेजर में किस पेज पे हम ले गए। सिमिलरली लेजर में भी जर्नल फोलियो होता है ताकि हमको वहां में भी पता चल सके कि जो लेजर में मेरा एंट्री है जर्नल के किस पेज से आया है। तो ये लगभग आपको 6 पॉइंट हो गया। तो हमको लगता है कि ये 6 सिंपलर लिखा है, आप इसको मतलब इजी वे में आप कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर नोट्स वाकई आप दे देंगे, अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चलिए तो जब हम अब बेसिक लगभग हम लोग जान चुके हैं कि सिंगल एंट्री डबल एंट्री आप लोग जान ही रहे थे, जान के पहले से आप लोग जान रहे हैं जर्नल लेजर। तो अब इसके आधार पे हम लोग अब जानते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट क्या है। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट हमारा बेस है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस जानेंगे, फिर हम लोग बैलेंस शीट जानेंगे। उसके बाद जैसे अभी बाकी दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस किया, वैसे इसको भी डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। तो ट्रायल बैलेंस खाता बही के विभिन्न खातों के डेबिट और क्रेडिट योगों अथवा खातों के शेषों की वह सूची है जो एक निश्चित तिथि पर पोस्टिंग की अंगणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। जैसे हम लोगों ने कहा, अभी डिस्कस किए थे कि आप जब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो लेजर से जो एंट्री करेंगे, डेबिट साइड का एंट्री एक जगह रखेंगे, क्रेडिट साइड का एंट्री एक जगह रखेंगे। तो ये आप देखें कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो बैलेंस है, टोटल जो योग है वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया है तो आपको लगेगा कि यहाँ कहीं हमसे मिसिंग हुआ है। तो ये मैं जैसे ये क्या है ट्रायल बैलेंस, एक हमारे जो एंट्री है डेबिट और क्रेडिट का, इससे हम अंगणितीय शुद्धता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज है। अब आइए तलपट से हम लोग अशुद्धि का, जैसे जहां गड़बड़ होगा हम लोग जा करके देख लेंगे भाई लेजर में या जनरल में कि भाई कहाँ हमसे एंट्री में मिस्टेक हुआ है जिसके कारण मेरा डेबिट क्रेडिट नहीं मिला। तो ये अशुद्धियों को पता करने में सहायक होता है, और ट्रेडिंग तलपट के सहायता से ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट को आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, ये तलपट में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है। और जनरली ट्रायल बैलेंस को तैयार करने का 3 विधियां हैं, टोटलिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड और मिक्स मेथड। आप इतना ही लिख दें एग्जाम में कि 3 मेथड है, टोटलिंग, बैलेंसिंग और मिक्स्ड मेथड। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 5 नंबर ही पूछेगा और एक समय का भी ध्यान में रखना है। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको चल जाएगा। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी इसका हम बना दिए हैं, आप फॉर्मेट भेज दिया जाएगा, आप फॉर्मेट देख लेंगे। तो लगभग ये है ट्रायल बैलेंस के विषय। अब हम लोग सिमिलरली बैलेंस शीट पे आते हैं कि बैलेंस शीट क्या है भाई, किसी निर्धारित तिथि पर व्यापार की जो आर्थिक स्थिति को जो प्रकट करने वाला एक स्टेटमेंट है। वैसे मैंने पहले बताया कि एक्चुअल में जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट का 2 भाग होता है, एक भाग में अकाउंट होता है और एक भाग में स्टेटमेंट होता है। तो जो सेकेंड भाग स्टेटमेंट है वही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कुछ और नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है जिससे हम हमारी एक पर्टिकुलर तिथि में, एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारा आर्थिक स्थिति के विषय में हम जान पाते हैं।
तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा लाइबिलिटी और एसेट्स आइटम होता है, इसमें जनरली डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। जैसे आपका पीएल अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, वहां आपको डेबिट क्रेडिट मिल सकता है, लेकिन बैलेंस शीट में चूंकि ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें आपको डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें आपको लाइबिलिटीज और एसेट्स का स्टेटमेंट होगा, जिसके आधार पे आप जान सकेंगे। तो इसमें रियल तथा पर्सनल अकाउंट के ही बैलेंस होते हैं, इसमें आपको नॉमिनल अकाउंट का चर्चा नहीं होता, इसमें सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट। और बैलेंस शीट को हम लोग व्यापार का दर्पण भी कहते हैं, कि कोई भी व्यापारी है अपने बैलेंस शीट को देख के वो तुरंत जज कर लेगा कि भाई हमारा बैलेंस शीट का मतलब मेरा व्यापार का क्या आर्थिक स्थिति है, तो इसलिए इसको व्यापार का दर्पण भी कहते हैं। बैलेंस शीट को हम लोग जनरली दो भाग में चर्चा कर चुके हैं। हमारे लेफ्ट साइड में होता है लायबिलिटी और राइट साइड में होता है एसेट्स। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब हम लोग जैसे क्या कहा जाता है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट चर्चा किए, अब हम लोग इसी सिमिलरली इसके डिफरेंस को भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या और बैलेंस शीट में डिफरेंस को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस जो के विषय में जिसको हिंदी में हम लोग तलपट कहते हैं, बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस लेजर की गणितीय शुद्धता जांच करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। और बैलेंस शीट का उद्देश्य क्या है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। ये हमारा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट का एक डिफरेंस हुआ। ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस हमारा गणितीय शुद्धता जांच करते हैं, जबकि बैलेंस शीट में हम अपनी आर्थिक स्थिति को जांच करें। अब सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल सभी खातों का शेष इसमें हम लोग होता है। ट्रायल बैलेंस में हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा और नॉमिनल अकाउंट होगा। अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल तथा रियल अकाउंट का ही शेष होता है, इसमें नॉमिनल अकाउंट की चर्चा नहीं होती है। अभी फिर हम लोगों ने एक पॉइंट और चर्चा किया था कि भाई आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होंगे, लेकिन आपके क्या कहा जाता है बैलेंस शीट में आपके डेबिट और क्रेडिट नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी और एसेट्स ही आइटम्स आएंगे। तो ये हमारा क्या कहा जाता है 3 पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि आप ट्रायल बैलेंस से आप व्यापार में लाभ हानि वगैरह का आप जांच नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से आप बैलेंस शीट में के थ्रू आप ये जज कर सकते हैं कि हम लाभ में हैं या हानि में हैं। ट्रायल बैलेंस का कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, जबकि बैलेंस शीट को वैधानिक मान्यता है। आप इसके आधार पे कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं और कोर्ट इसको जस्टिफाइड भी मानेगा। हाँ, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, लेकिन बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है। बैलेंस शीट हमारे क्लोजिंग स्टॉक की चर्चा होगी। एक इम्पॉर्टेंट और 7वां पॉइंट के रूप में है कि तलपट का जो हम लोग निर्माण कभी भी कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस का जो निर्माण होगा वो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट का जो निर्माण करता है एक निश्चित पीरियड में ही कर सकते हैं। वो वार्षिक हो सकता है, छमाही हो सकता है। तो ये एक 6 या 7 आपके डिफरेंसेस हुए, जिसके आधार पे आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे, डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। तो हम लोगों ने इस ढंग से जो अभी तक लगभग 6 नोट्स और 3 डिफरेंसेस को हम लोगों ने किया। एक और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो अक्सर आप लोग के क्वेश्चंस जो आए थे, जो शंकु जी के थ्रू मुझे मिला, उसमें ये मैंने ये क्वेश्चंस देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो मैंने जो अवेलेबल बुक्स थे मेरे पास मिले साथियों से, तो उसके आधार पर मैंने कुछ तैयार किया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और प्रोमिसरी नोट्स क्या है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और प्रोमिसरी नोट्स क्या है, तो अब आए हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के विषय में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, जिसमें एक शर्त होता है, जिसमें लिखने वाला जो है किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं या उसे या उसकी आज्ञा के अनुसार किसी निश्चित व्यक्ति को या उसको जो बिल ऑफ एक्सचेंज रखता हो एक निश्चित अवधि में दे दे। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक ऐसा लिखित आज्ञा पत्र है
कि जिसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी को आज्ञा देता है कि भाई एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित धनराशि आप हमको दे दीजिए, या जो बिल ऑफ एक्सचेंज रख रहा है व्यक्ति उसको आप दे दें। तो जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में शर्त होता है, क्योंकि आपने शर्त रखा कि मुझे ये चाहिए, लेकिन इसके लिए जो एक्सेप्ट कर रहा है आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसकी भी स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि उसका कुछ कंडीशन होता है, और बिना उसके, और वो जब तक उसे कंडीशन को नहीं मानेंगे वो हस्ताक्षर भी नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि बिल पर जो स्वीकृति करता है, जो देनदार है जिसको पैसा पेमेंट करना है, वो अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो बिल अधूरा माना जाएगा। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज पे वो उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे हमारा जो डेट है कि किस डेट को पेमेंट करना है, वो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, तथा कितना अमाउंट है वो अमाउंट को हम लोग उसमें वर्ड में भी एंट्री करें और अंकों में भी लिखा जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जैसा हम लोग को चर्चा की है कि इस पे जो देनदार है उसका स्वीकृति आवश्यक है, बिना उसके स्वीकृति के हम ये वैलिड नहीं माना जाएगा। और एक्चुअल में इसमें 3 पार्टीज होते हैं, 3 पक्षकार होंगे। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली 3 पार्टी होंगे, एक को हम लोग ड्रॉअर कहेंगे, दूसरा को ड्रॉई कहेंगे, और तीसरा पे। ड्रॉअर वो हुआ जो लिख रहा है, यानी जो दिया है, जो पैसा दिया है, वो ड्रॉअर मतलब वो लेखक, जो लेखक वो एक पार्टी हुआ। दूसरा देनदार, जो पैसा जिसको चुकाना है, जो स्वीकार कर रहा है, ड्रॉई। और थर्ड उस केस में मान लिया जाए लेखक पैसा नहीं खुद ले रहा है, किसी को दिलवा रहा है किसी को पैसा, तो वो पे यानी वो प्राप्त करता है। तो ये 3 लोगों का, 3 पक्ष का बिल ऑफ एक्सचेंज में पक्षकार होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद एक और आते हैं, लगभग इससे मिलता जुलता ही चीज है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स और डिफरेंसेस पूछते हैं, खास करके डिफरेंसेस। एक्सक्यूज मी। तो ये हमारा सेकंड चीज है, वो है प्रोमिसरी नोट्स। तो प्रोमिसरी नोट्स के विषय में भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब देनदार स्वयं एक नोट लिखकर माल के विक्रेता या लेनदार को देता है कि वह एक निश्चित राशि उसे या उसके आदेश व्यक्ति को भविष्य में एक निर्धारित समय पे दे देगा, तो इस प्रकार के जो प्रलेख होता है प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। यानी प्रोमिसरी नोट क्या हुआ, एक प्रकार का जैसे वो प्रलेख है बिल ऑफ एक्सचेंज सिमिलरली है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो लिखने वाला होता है, उसमें जो देनदार है, जो पैसा दिया है वो लिखता था, लेकिन इसमें जो लेनदार है वो लिखता है, और वो लिखता है कि एक निश्चित समय में एक आदेशित व्यक्ति को एक निर्धारित समय में वो पैसा दे देगा, यानी वो पैसा देने का प्रॉमिस करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। तो हम कर सकते हैं कि एक प्रतिज्ञा पत्र, यानी एक ऐसा शर्त रहित लिखित हस्ताक्षर प्रलेख है जिसमें उसका लेखक किसी व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसके धारक को एक निश्चित रकम चुकाने का प्रतिज्ञा करता है। इसमें जो वैल्यू होता है, जितना पैसे का ट्रांजैक्शन है, उसके अनुसार इसमें टिकट भी लगना जरूरी है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में टिकट की चर्चा नहीं है, उसमें टिकट नहीं लगता है, स्टाम्प जो हम लोग का, लेकिन इसमें आपको टिकट लगता है। और हम लोगों ने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्ष होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही पक्ष होते हैं। एक होता है लेखक जो लिख रहा है, मेकर जिसको कहे, दूसरा प्राप्तकर्ता पे, जो पैसा, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा आना है। तो हम लोगों ने देखा कि ये एक्चुअल में एक नोट्स के रूप में, कि अगर आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज पूछ दिया या प्रोमिसरी नोट पूछ दिया तो आप इस ढंग से लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखें और इतना लिखें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 2 से 3 नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब आते हैं जैसे डिफरेंस पूछ दिया, क्योंकि अगर आपसे डिफरेंस का चर्चा कर लिया कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया सिमिलरली उसी ढंग से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पे हम लोग डिफरेंसेस बनाते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्षकार होते हैं, एक होता है ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, जैसा हम लोग चर्चा किया, मतलब एक लिखने वाला,
एक वो जिसको पे करना है और एक वैसा जिसको प्राप्त होना है, तो तीन पक्षकार। जबकि प्रोमिसरी नोट्स में जैसा प्रोमिस है, लेखक लेनदार का ये प्रोमिस है, तो इसमें दो ही है आदमी होता है, एक वो जो देनदार है और एक वो जो पे है। तो इसमें जनरली दो ही पार्टी होती है। हम लोगों ने जैसा चर्चा किया कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ऋण देता है, जो देनदार है वो लिखता है, तो ये इसे कह सकते हैं कि ये ऋणदाता इस पे ऋणदाता लिखता है। जबकि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जो पैसा लिया है ऋणी है वो लिखता है, यानी कि ये ऋणी के द्वारा लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट के रूप में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि इसमें लेखक द्वारा भुगतान का आदेश दिया जाता है। इसमें हम लोग जो लेखक होते हैं उसके वो भुगतान का आदेश देता है, जबकि इसमें लेखक के द्वारा स्वयं भुगतान करने का प्रतिज्ञा किया जाता है। ये आपका क्या है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में एक जो लेखक है वो भुगतान का आदेश करता है कि भाई मेरा पैसा आपने दिया है, आपको फलाना फलाना समय पे आपको ये पैसा लौटाना है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में चूंकि वो प्रॉमिस है लेनदार का, तो वो प्रतिज्ञा करता है कि नहीं भाई ये मैं डिफिनिट समय में डिफिनिट टाइम में ये पैसा आपको मैं लौटा दूँ। अब फोर्थ पॉइंट के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि जो बिल का लेखक होता है वो इसका प्राप्त करता भी, क्योंकि उसी का पैसा लिया गया है, बिल का लेखक का ही पैसा लिया गया है, तो वो प्राप्त करता भी हो सकता है। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है वो लेखक कभी भी प्राप्त करता नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा देना है, वो देनदार है, तो वो पैसा का देनदार होगा। पांचवा पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे कि जो बिल की सार्थकता होगी के लिए स्वीकारता का जो स्वीकृति देने वाला है, जो स्वीकार करने वाला है, उसका स्वीकृति की आवश्यक है। जैसा हम लोगों ने चर्चा किया भाई आपने एक शर्त रहित है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है, जो जिसको पेमेंट करना है, उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, तो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पांचवें पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि बिल की सार्थकता के लिए स्वीकर्ता की स्वीकृति आवश्यक है, जबकि प्रोमिसरी नोट में इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो जो पैसा लेने वाला है खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो उसकी स्वीकृति की क्या जरूरत है। छठा पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे उसमें टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें टिकट की आवश्यकता नहीं है, जबकि हम लोगों ने इस पे देखा है कि प्रोमिसरी नोट में कि इसमें टिकट लगाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सातवां पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें देनदार की देयता कंडीशनल हो सकती है। जैसा हम लोगों ने कहा कि भाई वो एक्सेप्ट करेगा नहीं कि भाई इस कंडीशन पे हम पेमेंट करेंगे, तो वो कंडीशनल हो सकता है। लेकिन जो देनदार है इस प्रोमिसरी नोट के केस में यह देयता सुनिश्चित हो जाती है, इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में। एक्चुअल में ये 3 कॉपी में लिखा जाता है, क्योंकि 3 पार्टी होता है, जनरली इसको 3 कॉपी में हम लोग लिखते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसका फोटो कॉपी भी होता है, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है वो एक ही प्रति में लिखता है, इसका फोटो कॉपी की कोई वैधानिक ये मान्यता नहीं होती, इसको फोटो कॉपी नहीं इसका होता है, ये एक सिंगल पेज में एक ही प्रति में लिखा जा सकता है। तो इस ढंग से हम लोगों ने लगभग 8 शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने आज किया और 4 डिफरेंसेस हम लोगों ने किया। तो 4 ये डिफरेंसेस किया, तो इसका नोट्स हम आपको भेज देते हैं। अब चलिए 10 मिनट चूंकि अब बचा है, समय कम है मेरे पास भी, और चूंकि ये है कुछ अलग सा चीज कुछ आप लोग को हम बताते हैं। अभी तक आप लोग जो मेरे टॉपिक से नहीं है, जो मैं चाहता था कि आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। जैसे थोड़ा सा टॉपिक से हट कर चीज है, सस्पेंस के विषय में। जैसे आप लोग सस्पेंस पढ़े होंगे, तो सस्पेंस क्या चीज है थोड़ा सा लेंगे हर दिन। जैसे कल भी मेरा क्लास है, तो थोड़ा सा बुक कीपिंग के बाद 10 मिनट थोड़ा सा नॉर्मल जो चीज है वो मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपको कम से कम सस्पेंस या ट्रैफिक बुक्स या ट्रैफिक अकाउंट की भी हल्की हल्की जानकारी दे दूँ, क्योंकि आप लोग को वो यूटिलाइज आएगा एग्जाम में। तो सस्पेंस में जनरली हम लोग जानते हैं कि सस्पेंस जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका फाइनल हिट पता नहीं होता है, तो कुछ देर के लिए हम लोग सस्पेंस में रखते हैं। ये सब आप लोग जान रहे हो, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैपिटल सस्पेंस भी होता है, रेवेन्यू सस्पेंस भी होता है? हमको लगता है कि शायद ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन कैपिटल सस्पेंस और रेवेन्यू सस्पेंस भी होता है। तो कैपिटल सस्पेंस में आता है जैसे परचेज सस्पेंस होता है, परचेज सस्पेंस आता है, ये कैपिटल सस्पेंस का पार्ट होता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन थे शॉर्ट नोट्स में आपके फर्स्ट पार्ट में, तो अगर मान लिया जाए आपको दे दिया कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज है, सॉरी क्या कहा जाता है, डिमांड रिकवरेबल दे दिया, बिल रिकवरेबल दे दिया, परचेज दे दिया और ट्रैफिक अकाउंट दे दिया, और आप पूछेगा कि भाई इसमें आपका कैपिटल है, सस्पेंस कौन है? तो आप अगर पढ़े हैं तो जब डेफिनेटली बता देंगे, तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सस्पेंस के जनरली 2-3 नेचर होते हैं, तो हम आज कैपिटल और रेवेन्यू सस्पेंस का हल्का हल्का हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जनरली जो आपका परचेज सस्पेंस होता है, WMS वर्कशॉप होता है, ये सब कैपिटल सस्पेंस का पार्ट होता है। स्टॉक इन ट्रांसफर ट्रांजिट होता है, ये सब हमारा परचेज सस्पेंस का पार्ट। आपको पूछ देगा रेवेन्यू में क्या होता है, डिमांड रिकवरेबल, डिमांड पेएबल, ट्रैफिक अकाउंट, ये हमारे रेवेन्यू सस्पेंस का पार्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जानना चाहिए, सब लोगों को जानना चाहिए। और क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा हल्का चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे, थोड़ा कि क्या होता है। अब जैसे आपसे मैंने देखा कि भाई क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गवर्नमेंट लिंकिंग हेड के विषय में, वो 4 हेड दे दिए थे, और क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट जो पूछा है आपका मॉडल क्वेश्चन से मैं देख रहा था। तो आपको ये जानना होगा कि लिंकिंग हेड क्या है। ऐसे हमको लगता है कि आप लोग सब जान रहे होंगे, फिर भी एक चर्चा कर लेते हैं। जो परचेज है, ये क्या कहा जाता है, परचेज हो गया, डिमांड रिकवरेबल हो गया, डिमांड पेएबल हो गया, ये लेबर हो गया, ये सब हमारा एक्चुअल में लिंकिंग हेड होता है। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट लिंकिंग हेड की जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कमर्शियल को भी फॉलो करता है अकाउंट को, और क्या कहा जाता है, सिंगल जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग को भी फॉलो। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग को लिंकिंग करने के लिए हमें ये जो जरूरत पड़ते हैं, ये 4 लिंकिंग हेड क्या, तो ये आपको जरूरत पड़ता है। तो मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखा था कि आपके ये हेड वाइज में आपसे पूछे गए हैं। तो आज और कल मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो ट्रेडिंग ये जो कहा जाता है रेवेन्यू सस्पेंस है, और कैपिटल सस्पेंस में स्पेशली जो कैपिटल सस्पेंस है, परचेज वगैरह होते हैं, WMS होते हैं, ये चूंकि शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि कल आपको इस विषय में आपसे चर्चा करूँ। चूंकि आज इतने पे क्लोज करते हैं, चूंकि मुझे पढ़ाने का अनुभव भी नहीं है, और मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से, कल से जो आपका शेड्यूल्स है, मैं ऐसे ही आपको कुछ नोट्स और डिफरेंसेस बता दूंगा, और फिर 10 मिनट जो लास्ट में टाइम बचेगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ कुछ जो चीज़ है, जो सस्पेंस का आपको कुछ एक नॉलेज दे सकूं, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स में जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पकड़ने में और उसका भी मैं सीट बना के लाऊंगा, और वो सीट भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि एक सभी बच्चों को आसानी से वो क्वेश्चंस को आप उसको आप पकड़ सके, और कम से कम सस्पेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आसानी से 1-2 नंबर आपको मिले। इसी के साथ आज हम कंक्लूड करना चाहेंगे, और कल फिर से शेड्यूल के टाइम पे मिलते हैं। अगर अभी हम वो जो नोट्स लाए हैं वो हम भिजवाने का आप लोग के पास प्रयास करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप काइंडली ग्रुप में डाल देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जो आज का पढ़ाई या कोई सस्पेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप कम से कम मुझे शेयर करें। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जवाब आकर के कल के क्लास में दे दूं। ओके, थैंक यू। ठीक है ट्रेनिंग सर, आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम नेक्स्ट सेक्शन में ज्वाइन करेंगे 3 बजे से।
नोटबुक के लिए हम लोग। हाँ ये पेज रीअरेंज करके इसी ग्रुप पर डालेंगे। हाँ ऐसा ऐसे ही डाल दीजिए, चाहे रीअरेंज कर देते हैं। इसको स्टॉप कर देते हैं।